तो चलिए हम लोग अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। वेबिनार का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। जैसे कि मैं इस वेबिनार से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं। वो बहुत कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है शोर प्रोप्राइटरशिप। आप बिजनेस अपना प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में कर सकते हैं, 1% कंपनी में कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी में कर सकते हैं, ट्रस्ट में कर सकते हैं, सोसाइटी में कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरीके होते हैं बिजनेस करने के। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरशिप से। देखिए प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, वो बिजनेस करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा, सबसे मतलब सबसे अच्छा मतलब तो नहीं कह सकते क्योंकि और भी बहुत सारे होते हैं। सबसे सबसे आसान तरीका होता है। मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने बस सोचा कि हाँ आज आपके पास कोई आइडिया है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कल को आप जाके कल तुरंत जाके आप प्रोप्राइटरशिप एक खोल सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप कोई बहुत वैसा नहीं कि मतलब कई लोगों के साथ आपको मिलकर बिजनेस करना है। प्रोप्राइटरशिप आप एक अकेला इंसान उसको ऑपरेट करता है, वही उसका मालिक होता है। उसके सारी डिसीजन, सब कुछ क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रजिस्टर करना है, क्या बिजनेस करना है, हर तरह की चीजें एक सोल प्रोप्राइटरशिप वो अकेला एक इंसान करता है। ये इंडिया में किया जाने वाला सबसे कॉमन बिजनेस का तरीका होता है। अब मैं बात करता हूँ प्रोप्राइटरशिप के कुछ की फीचर्स के। पहला फीचर ये होता है कि जो प्रोप्राइटरशिप होता है ये एकल स्वामित्व हम इनको कहते हैं। मतलब इसका जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वो एक अकेला होता है। आप इसको अपने नाम से कर सकते हैं या फिर आप कोई ट्रेड नेम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई उसमें नाम रखे तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि वो नाम किसी ब्रांड से या किसी बड़े नाम से नहीं जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए कोई बड़ा ब्रांड है, बाटा का ब्रांड है, रिलायंस का ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है। अगर आप इन नाम से अगर अपना कोई प्रोप्राइटरशिप खोल लेते हैं कि टाटा फूड सेंटर, टाटा टाटा टी ऐसे करके, मतलब कोई अगर आप स्टॉल खोल लेते हैं, तो अभी तो आप बिजनेस चला लेंगे क्योंकि वो किसी लेवल पे नहीं है, वो आप उसको कोई उसको चेक नहीं कर सकता। लेकिन कल को जब आपका बिजनेस काफी बड़े स्केल में पहुंच जाता है, तब आके वो क्लेम कर सकते हैं अरे भाई साहब ये तो मेरा बिजनेस है, आपने मेरा नाम कैसे ले लिया। तो आपकी किए किराए मेहनत पे सारा कुछ पानी फिर जाएगा। तो कुछ ऐसा ही नाम रखे जो किसी से मिलता जुलता ना हो, किसी बड़े ब्रांड का ना हो। आप अपने नाम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम विक्रम है, तो मैं एक विक्रम कंसल्टेंसी सर्विसेज खोल के कर सकता हूँ उस काम को। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। फिर आता है नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता है कि उसकी एक अलग पहचान नहीं होती है। मतलब जो फर्म होता है, आप ही फर्म है, फर्म ही आप है। मतलब उसका कोई अलग से आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक अलग से पैन कार्ड इशू होता है। पर प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ जो आपका पैन कार्ड होता है वही आपकी आइडेंटिटी होती है, इसलिए वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोप्राइटरशिप के फायदे। पहला फायदा है कि ये बहुत इजी होता है सेटअप करने में। इसको सेटअप करने में आपको बहुत सारे पैसे या बहुत सारे पेपर वर्क ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपने सोचा आपको बिजनेस करना है, आपने स्टार्ट किया, चुटकी बजाते ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। इसका सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होता है। इसके कोई मैंडेटरी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हम उनको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिटर्न मतलब मिनिस्ट्री में फाइल करनी है। कोई मैंडेटरी होता है, जरूरी नहीं, एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक अगर आपका नहीं हुआ बिजनेस या इनकम, तो उसमें आपको कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम होता है। मतलब जैसे हम एक इंडिविजुअल है, हम एक सैलरी बेसिस पे मान लीजिए अगर काम कर रहे हैं, तो हम उस सैलरी पे ही सिर्फ नॉर्मल एक आईटीआर फाइल करते हैं। तो वैसे ही होता है, एक आईटीआर 3 एक फाइल होता है जो हम बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको बस आईटीआर फाइल करना है, उसके रिटर्न्स के जो वो होते हैं, जो रेट्स होते हैं, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे ही रेट्स होते हैं। वही जो मैंने आपसे कहा कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनी रिटर्न्स एक्सेप्ट फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ही जरूरत है। नेक्स्ट है कि जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा, ये सारी चीजें जो होती है वो प्राइवेट होती है। मतलब जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है उसमें एक एमसीए, मैं आगे भी आपको आने वाले टाइम पे मतलब नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, तो वहां आपको पता चलेगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कि मतलब आप एक नॉर्मल सा आप 100 रुपए का फीस देके आप एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, एक कंपनी, अब मैं रिलायंस की अगर चेक करना चाहूँ कि रिलायंस का टर्नओवर कितना है, रिलायंस तो मुझे आगे बताएगा नहीं। पर मुझे अगर देखना है कि रिलायंस भाई साहब अंबानी जी कितना पैसा कमा रहे, क्या टर्नओवर है उनका, तो मैं वहां पे 100 रुपए पे करके मैं उनकी बैलेंस शीट डाउनलोड करके मैं देख सकता हूँ
कि उन्होंने कितना बिजनेस डाला है उसमें, कितने पैसे उन्होंने कमाए। ये सारी चीजें क्या होता है प्रोप्राइटरशिप में, वो सारी चीजें प्राइवेट होती हैं। फिर नेक्स्ट होती है कि जो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स के जो रेट्स होते हैं, वो जो इंडिविजुअल्स पे जो हमारे पे लगते हैं कि आपका 5 लाख तक इनकम में इतना टैक्स लगेगा, 5 से ऊपर 10 लाख तक इतना लगेगा, 10 से ऊपर 20 लाख 15 लाख जो भी स्लैब है उसमें इतना लगेगा। वो इन स्लैब के बारे में अगले वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किस रेट में क्या क्या टैक्स लगते हैं। फिर आता है कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जो भी आप हिसाब किताब जो भी रख रहे हैं, उसको मैंडेटरी मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है कि मतलब क्योंकि आपका ऑडिट नहीं हो रहा है। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम तभी मेंटेन करते हैं जब हमारा ऑडिट होता है। और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो ऑडिट होता है मतलब जो सीए जो आके हमारे बुक्स को चेक करता है, वो एक लिमिट के बाद ही होता है। लिमिट कई तरीके के हैं, 1 करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है। पहले 5 करोड़ की लिमिट थी, उसको 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ में ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके कैश के खर्चे 5% से ज्यादा है, तो आपको 1 करोड़ में टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपके कैश के खर्चे 5% से कम आ रहे हैं, मैंने 10 रुपए कमाया लेकिन मैं मेरा उसमें मतलब 5% से कम मेरा कैश का खर्चा आ रहा है, तो मुझे 10 करोड़ तक की लिमिट तक टैक्स ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे कुछ फायदे प्रोप्राइटरशिप फर्म करने के। अब भाई साहब जिसके फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज बगैर फायदे सिर्फ फायदा दे आपको कोई नुकसान ना दे, तभी तो कोई नई चीज बनती है। अब फायदे की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अकेले आपके द्वारा मैनेज किया जाता है, उसमें आप ही का दिमाग रहता है, आप ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत एक चीज की ये आती है कि मान लीजिए आपका दिमाग, इंसान का दिमाग एक लिमिटेड होता है। मेरा दिमाग है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज करूँ, पर मैं अगर बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो मतलब मैं एक लिमिट तक ही सोच सकता हूँ ना। अगर मान लीजिए 10 दो तरह के लोग हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, दो तरह का आइडिया आएगा तो उस हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सारा कुछ एक ही इंसान पे डिपेंडेंट रहता है, सब कुछ उसको ही करना है, बिजनेस को मैनेज भी करना है, सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन भी खुद को देखने हैं, सारा कुछ एक अकेले प्रोप्राइटर पे ही आ जाता है। फिर आता है कि इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी एक तरह का नुकसान है। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहूँ इस बात को, कि मान लीजिए आपने बैंक से कोई लोन ले लिया आपके प्रोप्राइटरशिप में, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि क्योंकि आप प्रोप्राइटर है, अलग है आपका सब कुछ, मतलब एक ही है बैंक से, मतलब जो लोन लिया, तो उसमें बैंक जो होता है, मतलब जो कुछ कंपनी का होगा, जो भी प्रोप्राइटर का होगा, वो सारा कुछ आपको दाव पे लग सकता है आपका, अगर आप बैंक से कोई लोन ले रहे हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया, 20 लाख का लोन लिया, आप उसको चुका नहीं पाए, आपका 25 लाख 30 लाख का खड़ा हो गया ब्याज व्याज के साथ। आपके पास तो पैसे है नहीं, आपकी कंपनी में पैसे नहीं है, तब बैंक क्या कर, रिकवरी करने के लिए आपके जो पर्सनल जो भी एसेट्स होंगे, आपके बैंक अकाउंट होंगे, आपकी ज्वेलरी होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो सबको सेल करके ही वो रिकवरी करेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर के जो एसेट्स होते हैं, वो लाइबिलिटी जो उनकी होती है उनसे वो सेट ऑफ किए जाते हैं। फिर अगला अगर हम लोग नुकसान देखें तो क्या होता है, मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कंपनीज होती हैं, प्रोप्राइटर का चाहे कि कोई और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करे। जैसे मान लीजिए शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी कंपनी शेयर इशू कर देती है उसमें। पर प्रोप्राइटरशिप में ऐसा हम शेयर्स इशू करने वाला सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकेला है। अगर वो किसी और से पैसे लेता है तो वो एक लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आप किसी से लोन लेंगे तो आपको उसका ब्याज भरना पड़ेगा। इसीलिए एक जो प्रोप्राइटर है वो एक कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, पूंजी होती है। अगर कोई बिजनेस में एज अ कैपिटल वो किसी से पैसा नहीं ले सकता है। अगर प्रोप्राइटर कोई पैसा लेता है तो वो एज अ लोन ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब आपके ऊपर एक तरह से कर्ज की तरह वो ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए ये एक नुकसान कहा जाता है प्रोप्राइटरशिप फर्म होने का। नेक्स्ट होता है कि लैक ऑफ परपेचुअल सक्सेशन विच मीन्स अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डजंट हैव कंटिन्यूटी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये होता है कि जब तक मैं हूं तब तक ही मेरा बिजनेस है, क्योंकि वो सारा कुछ मेरे पैन कार्ड पे ही डिपेंडेंट है। मेरे पैन कार्ड से मैंने जीएसटी लिया, सब कुछ लिया, मैं ही अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ, मेरा सब कुछ मेरे पे ही डिपेंडेंट है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं अगर कल को मुझे कुछ, भगवान न करे, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा जो बिजनेस है वो मेरे साथ ही वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना कोई मैंने नॉमिनी रख रखा है ना कुछ रख रखा है, तो मतलब इसीलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन नहीं बोला जाता है। बिजनेस एक प्रोप्राइटर के साथ खत्म हो जाता है। मैंने अपने पैन कार्ड में जीएसटी लिया, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो क्योंकि वो मेरा पैन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो वो जीएसटी डिसकंटिन्यू, तो मेरा बिजनेस भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये कुछ नुकसान है।
हमने फायदे की बात कर ली, नुकसान की बात कर ली। अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि प्रोप्राइटरशिप में कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन, कोई भी एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिजनेस करने के लिए आप कुछ रजिस्ट्रेशन से जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो सरकार ने एक एमएसएमई की डेफिनेशन बना रखी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, एक पहचान बना लेके, हाँ मैं एक एमएसएमई हूँ, मैं माइक्रो हूँ, मेरा टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो माइक्रो हूँ, 25 करोड़ तक है तो मैं मीडियम हूँ, सॉरी स्मॉल हूँ, और पर 25-50 तक है तो मैं मीडियम हूँ। वो डेफिनेशन है, वो मैं अगले वेबिनार में मैं आपको डेफिनेशन भी एमएसएमई का जरूर बताऊंगा। आप टैन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। टैन रजिस्ट्रेशन तब लिया जाता है, मान लीजिए आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की, तो जो आपका वो मान लीजिए अगर वो आपका, आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, आप किसी को पैसे मतलब आपने किसी सर्विस लिया, आपको उसको पेमेंट करना है, तो सरकार ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि उस स्लैब, एक लिमिट है, उस स्लैब के ऊपर जाते ही आपको एक एक अमाउंट काटना होता है टैक्स का। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल को रखते हैं, आपको अगर उसको पेमेंट मान लीजिए आपने 30,000 की पेमेंट की, तो आपको उसमें 10% का एक टीडीएस काटना होता है। तो वो आप तभी काट सकते हैं जब आपके पास टैन नंबर होगा, तभी आप उसकी टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, तभी उसका उसको बेनिफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है जीएसटी ले सकते हैं। जीएसटी लेना भी उतना मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी का एक स्लैब सेट कर रखा है। अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर 20 लाख तक है, 20 लाख तक टर्नओवर के लिए, 20 लाख तक के नीचे ही है, सॉरी, 20 लाख के नीचे के टर्नओवर में आपको जीएसटी लेने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्लैब है, ये कुछ स्टेट्स में कम, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, कुछ मेघालय, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहां पे ये लिमिट 40 लाख की गई है। फिर आता है बैंक अकाउंट ओपन करना। अब बैंक अकाउंट, मान लीजिए आपको बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने सेविंग अकाउंट से उसको करंट अकाउंट को अलग करेंगे, मतलब जो आपको बिजनेस का अकाउंट है वो आप अलग रखेंगे, सेविंग अकाउंट अलग रखेंगे, तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, बाहर से कुछ मंगवा के लोकल में सेल कर रहे हैं, या यहाँ से बना के आप बाहर भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। वो भी मैं अगले वेबिनार में एक स्पेशल हम वेबिनार रखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो किस लिए लिए जाते हैं, हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है फसाई का रजिस्ट्रेशन। फसाई का रजिस्ट्रेशन को मैं बताऊं, अगर मान लीजिए आप खाद्य पदार्थ का कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कुछ खाद्य पदार्थ आप बना के बेच रहे हैं, तो वो फसाई का रजिस्ट्रेशन आपके लिए लेना अनिवार्य है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो आप वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच ही नहीं सकते हैं। फिर आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो आपके राइट्स को, आपके नाम को, आपके प्रोडक्ट को, आपके लोगों को एक तरह से सिक्योर करता है। मान लीजिए आपने कोई एक नाम सेलेक्ट किया, ABCD, आप उस ABCD को ट्रेडमार्क करा लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कोई और वो ABCD वर्ड को यूज नहीं कर सकता। उसके लिए हम लोग लेते हैं ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन। फिर एक आता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, या फिर इसको गुमास्ता लाइसेंस भी बोलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट्स में लिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में लिया जाता है। ज्यादातर लोग महाराष्ट्र में लेते हैं, बाकी स्टेट्स में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन से ही काम चला सकते हैं। तो ये अब हम लोगों ने पहले कुछ 4-5 स्लाइड्स में बात की सोल प्रोप्राइटरशिप की, जहां मैंने आपको फायदा नुकसान सब बताया। तो अब नुकसान बताया, तो अब नुकसान से भरपाई करने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिजनेस में। मतलब हमारा नुकसान हुआ, तो अब कुछ तो करेंगे ना, कि मतलब हम हमें तो बिजनेस करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट कौन से तरीके से और बिजनेस कर सकते हैं। तो अब आपके पास आता है ये पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो किस एक्ट द्वारा गवर्न किया जाता है, मतलब वो किसने, मतलब कौन से एक्ट में, कौन से कानून में पार्टनरशिप एक्ट के बारे में लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट है, प्रोविजंस के जो प्रोविजंस है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा गया है पार्टनरशिप के बारे में। एक सेक्शन है जिसमें पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब आप दो लोग हैं, मतलब पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप हम बोलते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मान लीजिए 3 तरह के पार्टनर आए। एक टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, मतलब उसको बहुत सारी चीजें आती है, मतलब वो काफी मतलब बिजनेस वगैरह के बारे में सब कुछ जानता है, पर उसके पास पैसे नहीं है। एक है जिसके पास पैसे हैं, लेकिन वो टेक्निकली साउंड नहीं, वो कह रहा है मैं पैसे लगा सकता हूँ। एक पार्टनर है जो रहे, मतलब जो जगह दे रहा है,
वो थोड़े पैसे भी दे सकता है और थोड़े टेक्निकली साउंड भी है। तो ये तीन तरह के लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। जिसके पास पैसे, वो बोलता है देखो मैं पैसे लगा लूंगा, लेकिन देखो मैं भाई साहब मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं पार्टनर बनूंगा इसमें। जिसके पास टेक्निकल नॉलेज, वो कहता है देखो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं पैसे नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो वो तीन मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। जैसे कि आप नीचे से, पार्टनरशिप फर्म इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस, मतलब ये इंडिया में यूज किया गया सबसे पॉपुलर चॉइस है। अलग अलग रिसोर्सेस, स्किल्स और एक्सपर्टीज वाले लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। हमने यहाँ डेफिनेशन जान लिया पार्टनरशिप फर्म का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहां हमें पता चलेगा पार्टनरशिप फर्म्स के फायदे क्या हैं। जैसे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, उसको सेटअप करने का बहुत आसान तरीका, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को भी सेटअप करने का एक बहुत आसान तरीका है। कुछ नहीं करना है आपको, लोकल एक स्टैम्प पेपर खरीदना, स्टैम्प पेपर में डीड बनानी है। डीड में क्या क्या लिखना है पार्टनरशिप डीड में, वो मैं अगले स्लाइड में आपको जरूर बताऊंगा कि एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिख सकते हैं। जो फाइनेंशियल बर्डन होता है बिजनेस चलाने का, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो आपस में बटा होता है, कई लोग मिलके पैसे लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो कैपिटल होता है, ग्रेटर एक्सेस टू कैपिटल, मतलब कह सकते हैं कि मतलब तीन लोग हैं तो कोई ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो मतलब कैपिटल, आप पैसे उस बिजनेस में ज्यादा लगा सकते हैं। फिर अगला होता है ग्रेटर मैनेजरियल रिसोर्सेज, मतलब जो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में एक अकेले इंसान को करना होता है। यहाँ पे मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों मिलके काम कर सकते हैं। फिर आता है फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन जो है वो फ्लेक्सिबली आप मतलब बना सक, मतलब आपस में डिस्कस करके, अगर मान लीजिए कोई डिस्कशन करना है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मान लीजिए आप रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं अपना, आपने एक फ्लैट, मतलब कि हम यहाँ रजिस्टर ऑफिस यहाँ से करके हम दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं वहां, तो आप लोग आपस में डिसीजन लेंगे। तो वो एक फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपना आइडिया देंगे, वो अपना आइडिया देंगे, सब लोग मिलके आप लोग एक डिसीजन मेक करके आप अपने एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस के। जैसे हमने बात किया, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि मतलब इसमें एक और फायदा है कि जो एनुअल रिटर्न्स होती हैं, मतलब क्या होता है जब मैक्सिमम बिजनेस में एनुअल रिटर्न्स आपको फाइल करना होता है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से एनुअल रिटर्न्स है। प्राइवेट लिमिटेड में, 1% कंपनी में, एलएलपी में, इन सब में एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती है। इसमें क्या है, मतलब जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यहाँ पे होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जहाँ पे हम पार्टनरशिप फर्म को अपने रजिस्टर कराते हैं। इसमें कोई एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप बस बैलेंस शीट बनाइए अपने पास रखिए, ठीक है। कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कोई बहुत ज्यादा आपको एनुअल रिटर्न बैलेंस शीट फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है कि जो आपके अकाउंट्स है उसका ऑडिट जरूरी नहीं होता है, वो भी एक थ्रेशोल्ड होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 करोड़ तक का थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया गया है। उस लिमिट के अंदर आपका है तो आपको कोई भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आता है इजी टू वाइंड अप द फर्म, मतलब आप लोगों ने 2 साल 3 साल बिजनेस लगातार चलाया, अब आपका मन करे कि हम बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो बस बात खत्म। आप आपस में डिस्कस करिए कि हाँ आज के डेट में हम बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, अपना पार्टनरशिप डीड कैंसिल करिए, बस क्लोज, अपना पैन सरेंडर करिए, जीएसटी सरेंडर करिए, आपका पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाता है। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स या लीगल आपको डॉक्यूमेंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। अब फायदे की बात कर दी है तो कुछ लिमिटेशंस की बात कर लें कि हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। जैसे पार्ट प्रोप्राइटरशिप का बात किया, पार्टनरशिप का भी फायदे नुकसान की बात कर रहे थे, अब नुकसान की बात करते हैं। नुकसान की बात है कि मतलब अगर कैपिटल लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, तो लिमिटेड भी है, आप लोग भी एक लिमिट तक ही कैपिटल लगा सकते हैं। जैसे प्रोप्राइटरशिप में बाहर से कोई फंडिंग वगैरह नहीं ले सकते, तो वैसे पार्टनरशिप में भी आप बाहर से कोई फंडिंग नहीं ले सकते हैं। मतलब पोटेंशियल का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब मान लीजिए आपके अंदर एक लिमिट तक ही आप लोगों की सूझबूझ बनी रहती है। फिर एक लिमिट के बाद जब थोड़ी सी बिजनेस बढ़ता है तो लोगों के अंदर घमंड आने लगता है, हाँ भाई साहब मेरे अंदर ज्यादा नॉलेज है, तो वो पोटेंशियल का कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। अगर वो दूसरा मान लीजिए पैसे से कमजोर है, टेक्निकली कमजोर है, तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगेंगे और फिर वो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है इंस्टेबिलिटी ड्यू टू अनसर्टेन कॉन्टिन्यूटी। वही मैंने बताया, कॉन्टिन्यूटी एक नहीं होती। कल को मान लीजिए आपके बीच आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे, बातचीत होंगी, तो आपका बिजनेस वैसे भी नहीं चलने वाला, आपको बंद करना। ये तो देखिए सर, हर चीज, हर टाइप के बिजनेस में ये दिक्कतें होती हैं। फिर मैं ये बताऊंगी लाइबिलिटी जो इसमें होती है अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंटली होती है और सेवरली होती है। मतलब जो लाइबिलिटी, वही जो उसमें हमने बात की थी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी आपकी अलग नहीं होती है, ठीक है। आपने पैसा लगाया उस लिमिट तक, क्योंकि पार्टनरशिप आपकी, तो लाइबिलिटी आपके, मतलब जितना पैसा लगाया आपने उसके बाद भी आपके पर्सनल एसेट्स भी इसमें जा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में।
आप इसमें आईपीओ इशू नहीं कर सकते, मतलब आप आईपीओ इशू नहीं कर सकते हैं, कोई वेंचर कैपिटल फंडिंग मतलब कोई बाहर का इन्वेस्टर आप नहीं ला सकते, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग नहीं ले सकते हैं, किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपको उसको पार्टनर ही बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कोई पार्टनर ना बने लेकिन वो पैसे डाल दे, तो सर ये पॉसिबल नहीं है पार्टनरशिप फर्म में। फिर आता है कि डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने प्रोप्राइटरशिप में बताया कि इसमें डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसका नुकसान एक ये होता है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। प्रोप्राइटरशिप पे देखिए लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन पार्टनरशिप जब देखते हैं कि दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये देखिए, मतलब पब्लिक डोमेन पे नहीं है, हम नहीं देख सकते क्या है क्या नहीं है। मान ली मतलब कोई बैंक की अगर आप मान लिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करने जा रहे हो, तो आप एक ही बैलेंस शीट बनाएं क्योंकि आपको वो ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा। पर अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो आप उसको कहीं फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपने तीन बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई किया, तो आप तीन जगह अलग अलग बैलेंस शीट दे देंगे, तो कौन उसको ट्रेस कर सकता है? सर कोई ट्रेस नहीं कर सकता। यही एक लैक होता है इसमें, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता पार्टनरशिप फर्म में। फिर अगला होता है कि मतलब जो ओनरशिप का ट्रांसफर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। मान लीजिए अगर ओनरशिप है, किसी के पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है, वो उसका आपका ओनरशिप है, ठीक है, आप उस ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि आपको आपस में सबको डिस्कस करके ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत भी हो जाती है इसमें पार्टनरशिप फर्म में। ये नुकसान है, तो जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये सारे नुकसान है पार्टनरशिप फर्म के। अब आते हैं कि अब आप देखिए आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली, लेकिन अगर आप उस फर्म को रजिस्टर कर लेते हैं तो कुछ आपको फायदे मिलेंगे। पहले मैं बताता हूँ कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आप नाम सेलेक्ट करना है कि कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी से वो नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के जो लीगल नेम रेगुलेशंस होते हैं, जैसे ऊपर लिखा है कि किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, तो आपको वो नाम यूज नहीं करना है। कोशिश ये करिए कि जो आपका नाम है उसमें आपका बिजनेस प्रोडक्ट झलके। अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अगर लिख देंगे एबीसी एंड ट्रेडिंग एंड कंपनी, तो लोगों को, सामने वालों को पता चलेगा कि हाँ आप उस चीज की, आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, कंसल्टेंट्स हैं, तो आप कंसल्टेंट, तो आपको पता चलेगा कि आप कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एक पार्टनरशिप डीड आपको ड्राफ्ट करनी है। एक ड्राफ्ट करनी होती है डीड आपको, उस डीड के बारे में मैं आपको अगले स्लाइड से बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड को हम कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डी ड्राफ्ट करना है जिसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है। आपको पार्टनर्स का नेम और डिटेल लिखना है, आपको प्रपोज नेम लिखना है कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखना चाहते हैं, फिर आपको बताना है कि आप बिजनेस एक्टिविटी क्या करेंगे फर्म में, फिर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है, फिर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बताना है, मतलब कि आपने किस डेट से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट होता है आपको ड्यूरेशन ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस बताना है, मतलब ये जो आपका जो फर्म है वो कितने साल तक चलेगा। ठीक है, एक आप टाइम लिख सकते हैं कि मान लीजिए 2024 तक ही हमारा बिजनेस चलेगा। मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही पार्टनरशिप फर्म बनाई, तो आप उसमें लिख दिए टिल द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्टनरशिप विल बी, मतलब वाइंडेड अप एट विल, मतलब जब आपकी इच्छा होगी तब आप उस पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब हर पार्टनर ने इस बिजनेस को चलाने के लिए कितनी पूंजी डाली है वो आपको लिखना होता है। हर पार्टनर का एक बॉक्स बनता है, वो आप किसी भी एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो आपको ड्राफ्ट डीड बनाने में मदद कर देगा। हम भी आपको मदद कर सकते हैं इस चीज में, वो बताऊंगा कैसे मदद कर सकते हैं। फिर आता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, मतलब आपको ये लिखना होता है कि जो भी आप बिजनेस करेंगे उसका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा, मतलब अगर तीन लोग हैं तो आप तीनों आपस में कितना बांटेंगे, या फिर आपने जितना उसमें पैसा लगाया आप उसके अकॉर्डिंग उसमें बांटेंगे। तो ये सारी चीजें आपको उसमें देखनी होती है। फिर अगला बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट्स, मतलब आपने मान लीजिए बैंक अकाउंट खोल लिया। अब बैंक अकाउंट में, अब वो आपको आपस में सारे पार्ट को आपस में डिस्कस करके करना है कि कितने लोग आप लोग आपस में बात करेंगे। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। जो बैंक आपस में आप लोग बात करके ये डिसाइड कर ले कि जो बैंक अकाउंट का जो ऑपरेशन होगा वो किसके हाथ में होगा, पहले पार्टनर के हाथ में, दूसरे के हाथ में। आप इंडिविजुअली उस चीज को हैंडल करेंगे कि ज्वाइंटली आप लोग दो तीन पार्ट, दो लोग, दो मतलब दो पार्टनर डिसाइड कर लें कि इस चेक में दो लोग के साइन से ही ये पास होगा, तो वो आपको इंटरनली आपस में डिसाइड करना है, वो वहां पे आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पेबल टू द पार्टनर्स, मतलब मान लीजिए
कोई कैपिटल वगैरह आप वापस कर रहे हैं, अगर वो जा रहा है कोई पार्टनर छोड़ के, तो उसमें आप ये भी क्लॉज डाल सकते हैं कि अगर वो जा रहा है, अगर एक टर्म के बाद वो सर्व करके जा रहा है, तो उस पे वो इंटरेस्ट कितना उसको मिलेगा, तो उसका भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग्स ईच पार्टनर कैन ड्रॉ। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस चलाने के लिए कोई पैसा चाहिए, ठीक है, आप बैंक से ना लेके पार्टनर बोलेगा बैंक से क्यों ले रहे हो भाई साहब, मैं आपको पैसे देता हूँ ना, मेरे पास पैसे हैं, मैं आप मेरे से पैसे ले लीजिए। तो वो एक लिमिट सेट होता है कि मतलब किस एक्सटेंट तक ही आप अपने पार्टनर से पैसा ले सकते हैं। फिर उसका इंटरेस्ट वगैरह उसमें मेंशन करना होता है। फिर बात आती है सैलरी पेबल टू द पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा भी आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि आप पार्टनर्स को सैलरी कितनी देंगे, वो भी आपको मेंशन करना है। अगर मान लीजिए आप किसी पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। ठीक है। गुडविल क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर होगा, मतलब मान लीजिए जो आपकी गुडविल बनी हुई है, अगर कोई गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए आप मतलब एक लेवल तक बिजनेस करने के बाद आपका ना एक वो पहचान बन जाता है मार्केट में, उसको कैलकुलेट, उसको गुडविल भी बोल सकते हैं हम लोग, कि गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसका मेथड होगा, वो मेथड वो अकाउंटिंग के मेथड्स होते हैं, वो आपके सीए आपको हेल्प कर सकते हैं उस चीज में कि आप गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो आप उसमें उसका मेथड मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, मतलब जो अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स है वो कैसे प्रिपेयर होगा, मतलब उसके प्रोसीजर के बारे में आपको लिखना है। फिर ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अकस्मात किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, नहीं चाहता है कोई कि मतलब, फिर भी अगर मान लीजिए अकस्मात कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो भी ड्यूज बनते हैं एज ऑन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उस दिन जो भी ड्यूज बन रहे हैं, तो उस डिसीज पार्टनर के जो एग्जीक्यूटर्स हैं, वो आप उसके ड्यूज कैसे सेलेक्ट करेंगे, या आप उनके किसी घर वालों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर जो उनका हिस्सा बन रहा है आप उनको कैसे पे करेंगे, वो आपको मेथड उसमें लगने कि आप उनको पे करके उनको हटा देंगे, या फिर उनके नॉमिनी को, मतलब मान लीजिए कोई फादर एक्सपायर हो रहा है, आप उनके बेटे को, उनकी वाइफ को, किसको आप उसमें ऐड करेंगे, वो आपको इसमें लिखना है। फिर आता है प्रोसीजर फॉलोड इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइज विद बिटवीन द पार्टीज। मतलब मान लीजिए अगर किसी के बीच में भाई साहब लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपको पंच प्रधान हायर करना पड़ेगा, आर्बिट्रेटर हायर करना पड़ेगा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि आप आपस में सलाह मशवरा करके ही कोई जो डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व कर लेंगे, या आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, जो भी फीस होगी वो कौन पे करेगा, कई सारी चीजें होती हैं ये उसमें मेंशन करने के लिए। फिर अब बात आती है, हमने कंटेंट्स की बात कर ली कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए पार्टनरशिप डीड का। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को अपने रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो रजिस्टर जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, वो हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास ही रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आपको वो मैं बता देता हूँ। फॉर्म नंबर 1 या फिर फॉर्म ए, वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, वो आपको फिल करके सारे पार्टनर्स के साइन करके वो आपको सबमिट करना। जो फॉर्म है वो हर स्टेट की रिस्पेक्टिव वेबसाइट है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की, आप वहाँ पे ऑनलाइन जाएंगे, विजिट करेंगे, आप ऑनलाइन भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर मान लीजिए किसी स्टेट में अगर फिजिकल होता है, तो आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस में जाइए, वहां से एक फॉर्म लेके आइए, उसमें आइए, उसको भरिए, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सारे पार्टनर्स की डिटेल भरनी है, पार्टनर साइन कराना, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, जो मैंने आपको डीड में बताई वही सारी चीजें, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, 2 पेज का फॉर्म होता है, वो आपको भर के वहां पे सबमिट करना है, जिसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पार्टनरशिप डीड है वो ड्यूली साइंड होना चाहिए पार्टनर्स द्वारा, और नोटराइज होना चाहिए। आपको जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो उसका ओनरशिप प्रूफ देना है कि वो रेंट पे है, रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना है, और एक लैंडलॉर्ड से एनओसी लेके आपको देना है। अगर रेंट पे नहीं आपका ओन्ड है, तो आपको उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे लगा सकते हैं, जिनके नाम पे भी प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है वो मैंने बता दिया, रेंट एग्रीमेंट वगैरह। फिर रेसिडेंशियल आइडेंटिटी प्रूफ ऑल द पार्टनर्स, मान लीजिए 3 पार्टनर है, तो आपको उनका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, बिजली का बिल, ये सब दे सकते हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, टीएल लाइसेंस, ये सारा कुछ देना है। फिर स्टेट बाय स्टेट क्या होता है ना, उसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है, हर स्टेट की वो अलग अलग होती है, वो वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, और आप अगर जहाँ पे विजिट कर रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, तो वो भी आपको बता देंगे कि किस टाइप की आपको स्टैम्प ड्यूटी कितने अमाउंट तक की पे करनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि हर स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हमने बात करी रजिस्ट्रेशन, फर्म्स का रजिस्ट्रेशन कैसे हम कर सकते हैं। अब भाई साहब
रजिस्ट्रेशन करने के कुछ अच्छे फायदे होते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्लीज पार्टनरशिप फर्म में अगर कर रहे हैं तो आप अपने फर्म को रजिस्टर करा लें। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, नॉर्मल सी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। फायदे मैं आपको बताऊं, अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड है तो आप कोर्ट में अपने पार्टनर या फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फाइल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का। फिर आता है कि पावर टू सेट ऑफ द क्लेम बाय द थर्ड पार्टीज। मतलब मान लीजिए आपने बोल दिया कि मेरे इस बंदे के पास पैसा बाकी है, कल को थर्ड पार्टी बोलते कि हम मेरा भी इनसे लेना बाकी है, तो आपस में आप लोग उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ये होता है क्लेम टू सेट ऑफ द क्लेम्स बाय द थर्ड पार्टीज। अगर आपका अनरजिस्टर्ड है तो भाई साहब आप नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता फाइल अ केस इन एनी कोर्ट बाय द पार्टनर्स और द फर्म्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। मान लीजिए अगर किसी थर्ड पार्टी से कोई आपका पंगा हो गया, कोई पैसे आपको लेने हैं, कुछ भी अगर करना है, पर अगर आपका फर्म रजिस्टर नहीं है तो मैं बता दूं आप लोगों को, आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपका पैसा फंस गया, आपको किसी से पैसा लेना है तो, लेकिन आप फेल नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर्ड है तो आप केस फाइल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग रजिस्टर करवा लीजिए अपना पार्टनरशिप फॉर्म। फिर आपको आप लोग सुनते होंगे सरकार ने, मोदी जी ने एक स्कीम निकाली है स्टार्टअप इंडिया स्कीम की, जिसमें स्टार्टअप्स को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर आपका नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर खुद को नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे थे फर्म रजिस्टर करवाने के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं प्लीज अपने फर्म को रजिस्टर करवा लें। वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। फिर कॉमन जो बिजनेस मैंने रजिस्ट्रेशन आपको बताया, ये सारे कुछ रजिस्ट्रेशन आप लाइसेंस ले सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन, पैन रजिस्ट्रेशन, टैन रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, करंट अकाउंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, ये कुछ 8-10 रजिस्ट्रेशन है जो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए लेना मैंडेटरी होता है। ठीक है, हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में बता दी, पार्टनरशिप फर्म के बारे में बता दी, दो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं 1% कंपनी। 1% कंपनी एक तरह का प्रोप्राइटरशिप फर्म ही होता है। 1% कंपनी का आइडिया जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो लॉन्च किया गया था सरकार द्वारा, कंपनीज एक्ट 2013 आया था, उसमें ये 1% कंपनी का एक कंसेप्ट लाया गया था। 1% कंपनी एक तरह का, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को एक बेनिफिट दिया गया था कि वो अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर ले जितने एक्सटेंट तक उन्होंने उसमें पैसा लगाया। लिमिटेड लायबिलिटी को मैं अगर आप समझाऊं तो कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, देखिए लिमिटेड लायबिलिटी एक चीज होती है। मान लीजिए मैंने एक कंपनी में 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, तो उस मेरी लायबिलिटी उस कंपनी में उस 10,000 रुपए तक ही है, जो भी उसकी वैल्यूएशन है कि 10,000 के ऊपर अगर कर्ज होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। वो कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे वो कंपनी पे करेगी। फिर आता है दे कैन नाउ एस्टैब्लिश अ कंपनी दैट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन प्रोटेक्शन ऑफ देयर पर्सनल एसेट। जैसे कि मैंने बताया, आपके पर्सनल एसेट्स को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, एक सुरक्षा टाइप की मिल जाएगी कि अगर आप कोई 1% कंपनी बनाते हैं तो। 1% कंपनी में वही है कि 1% कंपनी एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जिसका एक ही, मैं आपको डेफिनेशन अगर बताऊं, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। उसका एक ही मालिक होता है, एक ही मेंबर होता है, एक ही जन। मतलब मैं अगर प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहता हूँ और मैं एक लाइबिलिटी अपनी लिमिटेड करना चाहता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ काम करने वाला, मतलब मेरा पार्टनर बनाने वाला बनने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं 1% कंपनी बना सकता हूँ। लाइबिलिटी मेरी लिमिटेड रहेगी जितना मैंने कंपनी में कैपिटल लगा रखा है। फिर अब बात करते हैं कुछ प्रोप्राइटरशिप 1% कंपनी बनाने के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रमोटर है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब 182 दिन से वो इंडिया से ज्यादा वो इंडिया में होना चाहिए, तभी वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। एक नेचुरल पर्सन ही और एक इंडियन सिटीजन ही ओपीसी एस्टैब्लिश कर सकता है। मत जो कंपनीज वगैरह हैं वो एक ओपीसी नहीं बना सकती। वो प्राइवेट लिमिटेड बना सकती हैं लेकिन वो ओपीसी नहीं बना सकती हैं। तो एक इंडिविजुअल इंसान, एक नेचुरल पर्सन ही एल एल 1% कंपनी बना सकता है। 1% कंपनी का जो मिनिमम आपको ऑथराइज कैपिटल रखना है वो 1 लाख रखना है। 1 लाख से कम ऑथराइज कैपिटल आप नहीं रख सकते हैं।
जो प्रमोटर है 1% कंपनी का, उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। मतलब जैसे जानते हैं ना, हम लोग जब बैंक अकाउंट वगैरह खुलाते हैं तो एक खुलवाते हैं तो एक नॉमिनी हम उसमें रखते हैं। वैसे ही 1% कंपनी में आपको एक नॉमिनी रखना होता है कि कल को अगर आपका डेथ हो जाता है, आपका मतलब किसी कारण आप डिसेबल हो जाते हैं, आप काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो आपका नॉमिनी आपको टेक ओवर करके आपका बिजनेस कर सकता है। ऐसा इस एक्ट में 1% कंपनी के लिए प्रोविजंस रखे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या होने चाहिए। मतलब जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के जो बिजनेस होते हैं, जैसे इंश्योरेंस वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, वो एक 1% कंपनी के थ्रू आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस का या फाइनेंशियल एक्टिविटीज का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का, सॉरी कंसल्टेंसी कर सकते हो, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी रिलेटेड जैसे इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का, वो आप काम नहीं कर सकते हैं एक 1% कंपनी के थ्रू। फिर आता है कि अगर मान लीजिए कल को आपने 1% कंपनी तो बना ली, लेकिन आपका जो ऑथराइज कैपिटल है वो एक लिमिट सेट की गई है 50 लाख रुपए। अगर वो 50 लाख रुपए के ऊपर आपकी कैपिटल अगर चली जा रही है उसमें, आपने उसको पास कर दिया, या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के ऊपर चला गया, तो वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको अपनी 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई एक इंडिविजुअल ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। अब हमने बात कर लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात करते हैं कि 1% कंपनी बनाने के फायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फायदा कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की पहचान अलग, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे, कंपनी का पैन कार्ड अलग बनेगा, कंपनी का जीएसटी अलग बनेगा, कंपनी का बैंक अकाउंट अलग खुलेगा। देखिए, पैन कार्ड को एक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज किया जाता है। अब कंपनी का अलग पैन कार्ड बन गया, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी ही हो गई वो। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर, मतलब जो प्रमोटर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और क्या होता है कि मतलब एक अकेला पर्सन, एकल स्वामित्व वाली जो हमने बात की थी, वो 1% कंपनी में एक एकल स्वामित्व वाली बात आ जाती है। अकेला स्वामी है, मैं हूँ, मैं कंपनी का अकेला मालिक हूँ, तो बिना किसी डिसीजन के, डिले के, कॉन्फ्लिक्ट के मैं अपना बिजनेस आसानी से कर सकता हूँ। बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके जिसका मुझे फायदा ये मिलता है कि मैं बैंक से लोन वगैरह बहुत आसानी से ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो, मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे होता है। तो कोई भी मतलब एक कॉन्फिडेंस सा बन जाता है ना अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। फिर हम बात करते हैं कि जो कंप्लायंसेस है, कंप्लायंसेस से इसमें जो होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कम होते हैं। वो मानता हूं मैं, बशर्ते ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसमें जो कंप्लायंसेस होते हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जो, वो उसके बारे में आपको बताऊंगा, उससे काफी कम होते हैं। क्या क्या कम होते हैं वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। जो परपेचुअल सक्सेशन की बात कर रहा हूं मैं, परपेचुअल सक्सेशन इसमें मेंटेन होता है। हालांकि ये प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होता है, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन इसमें होता है। क्यों? अगर आपको कल को कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी आपको टेक ओवर कर लेता है, इसलिए आपको उसमें बिजनेस कोई इश्यू नहीं है। आपको कल को आप कुछ हो भी जाता है तो आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। हमने एडवांटेजेस के, फायदे की तो बात कर ली। अब फायदे की बात कर ली तो देखिए, जैसे आप स्टार्टिंग से देखते हैं, हर ये वेबिनार का टॉपिक ये है कि टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, उसके फायदे और उसके नुकसान। फायदे तो दिखा दिए, अब नुकसान भी सुन लो भाई साहब। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे पहला नुकसान, कि आप पब्लिक को शेयर इशू करके आप कैपिटल नहीं ला सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप दूसरा कैपिटल नहीं ला सकते, आप दूसरा शेयर होल्डर नहीं इसमें रख सकते, क्योंकि एक्ट में लिखा है कि जो 1% कंपनी है वो एक मेंबर ही चलाता है। आपको अगर किसी से पैसा लेना है तो आपको उसको एज अ लोन आप ट्रीट कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं आप उससे, उसको कैपिटल इशू कर, उसको शेयर इशू करके आप उसको, पब्लिक में आप अपना शेयर इशू नहीं कर सकते, आप उससे कैपिटल नहीं ले सकते हैं। फिर आता है कि अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर पहुंच गया, जो मैंने आपको पहले लिमिट बताई 2 करोड़ की लिमिट है, अगर 2 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर चला गया तो आपको उसको चेंज करना पड़ जाएगा, अपने मतलब प्राइवेट लिमिटेड में उसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, अगर आपका एक लिमिट के ऊपर टर्नओवर चला गया तो। और आप, मैं आपको बताऊं, ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस हो वो काफी कंप्लायंट होता है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। एक तरीके से आपको नया डायरेक्टर ले लाना पड़ जाएगा और दूसरा डायरेक्टर लाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भरने होते हैं। वो भी अभी हम कभी, वो भी प्रोसीजर हम कभी आगे की मतलब वेबिनार्स में आपको समझाएंगे। तो ये नुकसान होता है। फिर क्या होता है कि
वही जो प्रोप्राइटरशिप में इशू था कि एक अकेला आदमी है, अकेला चला रहा है, तो डाइवर्सिटी नहीं होती डिसीजन मेकिंग में। मतलब जो आपके सोचने की शक्ति होती है एक लिमिट तक ही होती है, डाइवर्सिटी नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके के आइडियाज, दो लोगों के आइडियाज नहीं ला सकते हैं। और नुकसान का बात करें तो जो ओनरशिप है, ओनरशिप उसका इजीली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपको अगर किसी और को ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो काफी प्रोसीजर, मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं, तो वो डायरेक्टर का जो जो प्रोसीजर होता है, डायरेक्टर चेंज करने का प्रोसीजर होता है, वो काफी लेंदी होता है ओपीसी में। आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे लीगल प्रोसीडर्स, नोटिस वगैरह, काफी फॉर्म्स वगैरह, बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे रेडी करने पड़ेंगे ट्रांसफर करने के लिए। फिर होता है कि जैसे मैंने आपको पहले, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। मान लीजिए आपको कोई एनबीएफसी खोलनी है, कोई छोटा सा बैंक, मल्टी मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोलना है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है, सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम करना है, तो आप ओपीसी को कन्वर्ट करके वो काम नहीं कर सकते हैं। ये कुछ नुकसान हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप 1% कंपनी को बनाए कैसे। सबसे पहले क्या, आपको एक डिजिटल सिग्नेचर ऑपरेट करना है। डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव की तरह होता है, उसमें आपका साइन स्टोर किया जाता है, सिग्नेचर स्टोर किया जाता है। कई सारी कंपनियां डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती हैं। आपको कंपनी बनाने के लिए ये डिजिटल सिग्नेचर बनाना मैंडेटरी होता है। क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर आपको लेना है, क्लास 3 से नीचे डिजिटल सिग्नेचर नहीं मिलता है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक एमसीए पोर्टल पे एक स्पाइस प्लस पार्ट ए का एक फॉर्म होता है, जहां पे आपको फॉर्म सबमिट करना है, नाम सबमिट करना है। नाम सबमिट करते समय आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट में 1% कंपनी या फिर ओपीसी लिखना मैंडेटरी होता है। तभी वो अलग अलग कंपनी, बाकी कंपनियों से डिफरेंशिएट होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना है। मेमोरेंडम एसोसिएशन में हम लोग ये लिखते हैं कि हम लोग क्या बिजनेस करेंगे, हमारे बिजनेस के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है, वो मेमोरेंडम बनेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको ये लिखना है कि आपके बोरिंग के पावर्स क्या होंगे, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होती है। वो एक सेट फॉर्मेट होता है, वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको जो नॉमिनी है, आपको एक फॉर्म 3 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, जो मैंने लिंक लिखा हुआ है mca.gov.in, यहाँ पे फॉर्म आपको एक नॉमिनी कंसेंट फॉर्म का मिल जाएगा। वो फॉर्म आपको डाउनलोड करके उसमें नॉमिनी का कंसेंट लिखना है कि वो नॉमिनी बनने के लिए मैं तैयार हूँ, वो साइन करके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबमिट करना है, तब आप कंपनी बना सकते हैं। फिर क्या, फिर देखिए क्या होगा, आपको एक सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, स्पाइस पार्ट बी, जिसमें पैन और टैन दोनों का एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वो आपको सबमिट करना है। आपको ई मेमोरेंडम सबमिट करना है, आर्टिकल सबमिट करना है, जीएसटी का फॉर्म आपको सबमिट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप किसी एक्सपर्ट से ही सबमिट करा है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो आप खुद से ना कर के बजाय किसी एक्सपर्ट को हायर कर दें इन चीजों को करवाने के लिए, क्योंकि आप उसको बार बार सबमिट करते रहेंगे, बार बार रिजेक्ट होते रहेगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो आप अपने किसी लोकल सीए या लोकल कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए। फिर जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाए, आप हमारी उद्यमिता हेल्पलाइन की भी हेल्प ले सकते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज करवाने के लिए। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो कैसे कर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिए, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। आपको एक स्टैम्प ड्यूटी कुछ वहां पे कैलकुलेट हो के आएगा, उस स्टैम्प ड्यूटी के साथ आपको वहां पे सबमिट करेंगे तो आपकी कंपनी बन के आ जाएगी। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको मिलेगी, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, इसको जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ही बोलते हैं, ये होता है डिन नंबर। फिर आपको मिलेगा एक पैन नंबर मिलेगा, कंपनी का अलग से एक पैन नंबर मिलेगा, कंपनी का टैन नंबर मिलेगा। टैन मैंने बताया कि टैन क्या होता है, वो आपने पहले भी देखा था। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब अगर मान लीजिए एक लिमिट तक अगर आप 10 से ज्यादा या 15 से ज्यादा, जो भी वो रिवाइज हो गया होगा एक्ट में, मैं वो देख के बता दूंगा, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप कोई एम्प्लॉयज रखते हैं तो ईपीएफओ का और ईएसआईसी का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। प्रोफेशनल टैक्स का एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में ही है, वो नॉर्मल हर स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर महाराष्ट्र स्टेट के लिए है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स का भी वहाँ पे एप्लीकेशन, आप जब वो फॉर्म भरेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर ले इन चीज़ों को करने के लिए, फिर आपको
वहां पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप अपना बैंक अकाउंट वहां पे सेलेक्ट करेंगे तो उस बैंक में आपका एप्लीकेशन चला जाएगा कि आपने कंपनी अप्लाई की है, ये आपकी कंपनी अप्रूव हो गई है। और फिर अगर आप जीएसटी का एप्लीकेशन वहां पे अप्लाई करते हैं तो आपका जीएसटी नंबर भी साथ में आ जाएगा। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो आप, अगर आप अप्लाई करते हैं स्पाइस प्लस के थ्रू अपना कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, तो ये कुछ सर्विसेज आपको सरकार की तरफ से मिलेगी अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो। अब हमने बात कर लिया कि सरकार की तरफ से जो हमें, मतलब जो भी सामने कंपनी, अब तो कंपनी बन गई। अब बात करते हैं कंपनी बन गई, अब कंपनी बन गई, कंपनी बनाने के बाद ऐसे रखने से तो कोई फायदा नहीं है। हमें बिजनेस करना है, कंप्लायंसेस करने हैं। कंप्लायंसेस क्या क्या मैंडेटरी होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले कंपनी बनाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होता है। इसको आप अकाउंट अकाउंट अपॉइंट करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। वो आपके बुक्स का ऑडिट वगैरह ये सब करेगा। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करते तो आपको हैवी पेनल्टीज भरनी पड़ जाती है। जो भी आपका कैपिटल है, वो जितना आप डिले करेंगे उसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसे करके वो पेनल्टी आपको लगते रहेगा। फिर आता है कि आपको एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें आपको ये दिखाना होता है कि आपने जो भी कैपिटल, मान लीजिए आपने 10,000 लिखा कि मैं 10,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करके ये 10,000 उसमें डालना होता है। ये होता है फॉर्म IC-20 है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर आता है AOC-4 है, MGT-7, जिसको हम एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं। साल का आपने बैलेंस शीट आपने कर लिया, मान लीजिए आपने बिजनेस वगैरह कर लिया, अब आपको ईयर एंड पे एक एनुअल रिटर्न बैलेंस शीट फाइल करनी होती है। ये मैंडेटरी होता है। इसमें भी यही है कि अगर आप नहीं फाइल करेंगे टाइम से, AOC-4 जनरली क्या होता है, वो AGM के 30 डेज के अंदर, और MGT-7 AGM होने के 90 डेज के अंदर फाइल करना होता है। फिर आता है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी पड़ जाएगी। कंपनीज की ITR-6, ITR-7 फाइल होती है। आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। जो भी आपने शेयर, मान लीजिए 1% कंपनी में तो एक अकेला शेयर होल्डर होता है, तो आप उसके नाम पे एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ओपीसी को उससे एग्जेम्पशन दिया गया कि ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कैश में आपके पास कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ, ये आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको वहां मेंशन करना होता है। फिर आता है ओपीसीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड AGM। सबसे बड़ा बेनिफिट कि ओपीसी को AGM हेल्ड करने की जरूरत नहीं होती है। एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो ईयर एंड होने के 6 महीना कर में महीने के बाद, मान लीजिए आपका 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है तो 30 सितंबर तक आपको AGM करना मैंडेटरी होता है। पर आपको जरूरत नहीं है अगर आपका ओपीसी है तो। आपको एटलीस्ट हाफ ईयर में, साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी है। कि मान लीजिए आपको कोई CA अपॉइंट करना है, कोई नया बिजनेस करना है, कुछ भी आप मान लीजिए चेंजेस कर रहे हैं, तो आप नहीं भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल एक बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए। बोर्ड मीटिंग में आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस टाइप का, मतलब क्या हमारा परफॉर्मेंस है, आगे हम क्या करना चाहते हैं। वो मिनिमम आपको 2 बोर्ड मीटिंग करनी होगी, जिसके बीच में 90 दिन का गैप होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 90 दिन का गैप होना जरूरी है। आप पहले 6 महीने में कर लीजिए, बाद में मत कीजिए, 90-90 दिन का गैप लगा लीजिए। तो ये कुछ जो कंप्लायंसेस होते हैं वो ओपीसी को करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हैवी पेनल्टीज देनी पड़ेगी। फिर मैं आपको बताता हूँ ओपीसी को, अब आपने सब कुछ जान लिया कि कैसे बनाए, क्या बनाए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं ओपीसी बनाने, वो मैं आपको बताता हूँ। जो डायरेक्टर और नॉमिनी के लिए आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, एक्सेट्रा। फिर आता है कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जो रेसिडेंस प्रूफ होता है उसमें बैंक स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, गैस बिल है। फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस। मान लीजिए आप जहाँ पे ऑफिस बना रजिस्टर कर रहे हो, वहां पे आपको क्या एड्रेस प्रूफ देना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लीज पे है, रेंट पे है, तो आपको वो उसकी कॉपी देनी है और आपके लैंडलॉर्ड से एक एनओसी देना है कि मैं इस एड्रेस से बिजनेस करना चाहता हूँ, आपको उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो वो एक लेटर पे आपको साइन करके दे देंगे एनओसी, आप उसको लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वहां का प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट, वाटर बिल, ये सब लगा देंगे। तो वो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ के, रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ बन जाता है। अगर मान लीजिए वो आपका खुद का प्रॉपर्टी है, तो आप उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, सेल डीड लगा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओपीसी को बनाने के लिए मैंडेटरी होते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये, तो आप ओपीसी नहीं बना सकते हैं। हमने डिस्कस कर लिया प्रोप्राइटरशिप के बारे में।
उसमें कुछ नुकसान थे तो हमने पार्टनरशिप का डिस्कस किया। पार्टनरशिप का डिस्कस किया, उसमें कुछ नुकसान निकले तो अब हम प्राइवेट 1% कंपनी में आ गए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। मैं आपको बताऊं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे ज्यादा, कोई अगर आइडिया अगर चलता है, लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत जल्दी, मतलब लोगों को लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिस्कस करना चाहते हैं। आप दो लोग हैं, आपको बिजनेस करना है, तो आप अगर पार्टनरशिप में नहीं करना चाहते हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक अलग ही पहचान दी गई है। सेक्शन 268 कंपनी साइड का ये कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मिनिमम शेयर पेड एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है, जिसमें आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। 1% कंपनी में एक लिमिट होती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में कोई लिमिट नहीं होती है। आप 200 लोगों तक शेयर होल्डर रख सकते हैं अपना। ठीक है। दो और दो से ज्यादा लोगों के कम से कम शेयर होने चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना सकते हैं। अगर आप दो लोग या दो से ज्यादा हैं तो आप इसमें कंपनी में शेयर रख सकते हैं। ठीक है। फिर मैं बताऊं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड पॉपुलर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट और मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है इंडिया का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब उसको बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम आपको दो लोग चाहिए, जो कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर बनेंगे। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम टू शेयर होल्डर्स, दो शेयर होल्डर्स होने चाहिए। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आप 200 शेयर होल्डर से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। एक लिमिट सेट कर दी गई है 200 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। द शेयर होल्डर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी अ कॉर्पोरेट एंटिटी और अ नेचुरल पर्सन। मतलब जो कंपनी में जो पैसा लगा रहा है वो एक कंपनी भी हो सकती है, एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी पैसा लगा सकती है, वो शेयर होल्डर बन सकती है। या फिर कोई इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड बनी, मैंने उसमें पैसा लगा दिया तो मैं नेचुरल पर्सन हो गया। अगर मेरी खुद की एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगा दिया, तो मैं उसमें लगा सकता हूँ। ये एलिजिबिलिटी होती होती है प्राइवेट लिमिटेड बनाने में। फिर होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदे क्या होते हैं। ये कुछ कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदे जो हैं वो 1% कंपनी से मिलते हैं। इसमें है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वहां तक का उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, उसकी पहचान अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब एक डायरेक्टर का देहांत हो गया, एक्सपायर हो गया, किसी कारण वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो वो बिजनेस रुकेगा नहीं। या तो उसका लीगल हायर कर सकता है, या फिर वो किसी को अपॉइंट कर दे, या फिर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दे। बिजनेस नहीं बंद होगा। आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, बाहर के इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 200 मेंबर तक आप रख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो आप चाहे तो बाहर से इन्वेस्टर्स बुला के उनको शेयर इशू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक लिमिट तक पैसा था, आपने पैसा खर्च कर दिया, आपको बिजनेस बढ़ाना, आपको पैसे चाहिए, तो आप मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने बिजनेस को पिच करके आप इन्वेस्टर्स ला सकते हैं। जैसे आप शार्क टैंक में देखते होंगे, अलग अलग बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वहां पे जाते हैं, वो अपना आइडिया पिच करते हैं, वो आप इन्वेस्टर्स लेके आते हैं। जो शार्क्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सारी चीजें आप ला सकते हैं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होता है बैंक का, इन्वेस्टर्स का। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब कोई सेटअप नहीं कर सकता। सबको पता है अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप कर रहा है तो उसके पास एक सर्ट आइडिया है, वो और इन्वेस्टमेंट ला सकता है। वो मतलब उनको लगता है कि हाँ, ये बिजनेस करेगा तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ ही होगा। फिर उधर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया की मैं बात कर लूँ, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो बाकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को भी और 1% कंपनी को भी सेवरल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं प्राइवेट लिमिटेड के। कि आपको 3 साल तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है, तो आपको डीपीआरडी रिकॉग्निशन लेना है, उसके बाद आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लेके आप अपने आप को टैक्स बेनिफिट्स के लिए एप्लीके मतलब एलिजिबल कर सकते हैं गवर्नमेंट की। फिर आता है कि शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव कंट्रोल ओवर द कंपनीज ओनरशिप। मतलब मान लीजिए डायरेक्टर होना मैंडेटरी नहीं है। 3 डायरेक्टर है कंपनी के, तीनों ने 100 10 10 रुपए लगाए हैं। 100 रुपए कंपनी कैपिटल है, 10 10 रुपए तीनों 30 रुपए लगा दिए, मैंने 70 रुपए लगा दिए, तो मैं कंपनी का मालिक हो गया।
मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। लोग मतलब ये कंफ्यूजन लोगों को कुछ होता है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप sorry, आप डायरेक्टर है, आपने 10 रुपये लगाए, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने 70 रुपये लगा दिए, तो कंपनी मेरी होगी, मैं उस कंपनी का मालिक हो गया। इसीलिए कंपनी के ओनरशिप पे मेरा कंट्रोल होता है। फिर बात करते हैं फायदे की, बात करिए तो हम नुकसान की बात करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स इन पब्लिक इज रिस्ट्रिक्टेड। 1% कंपनी की तरह आप प्राइवेट लिमिटेड में भी पब्लिक में इशू शेयर्स नहीं कर सकते। मतलब आप अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। आप लोगों, नॉर्मल पब्लिक को आप अपने शेयर्स नहीं दे सकते। आप आईपीओ नहीं ला सकते अपना, प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है आपकी तो। फिर बात वही मैंने कहा, शेयर ट्रांसफर इशूड एपिकली द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना है किसी को, तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेना होगा कि मैं इन बंदे को अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको मतलब आपको मंजूर है कि नहीं। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज आपका जो भी कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो पूरा करेंगे। फिर मैंने आपको बताया शेयर होल्डर सब मैक्सिमम 200 लोग ही को आप ऐड कर सकते हैं इसमें। कंप्लायंसेस का बर्डन कुछ ज्यादा होता है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, बोर्ड मीटिंग साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, आपको एजीएम करना मैंडेटरी होता है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो आपको हैवी पेनल्टीज लगती हैं, जो मैंने बताया था कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट में इतनी पेनल्टी है, आरओसी फाइलिंग में इतनी पेनल्टी, ये कई सारी पेनल्टीज होती है जो आपको बियर करनी पड़ जाएगी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो। फिर आता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल विच में इम्पैक्ट प्राइवेसी। आपका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब आपने एनुअल फाइलिंग की, एनुअल फाइलिंग में आपको बैलेंस शीट वगैरह अपलोड करनी होती है। तो मतलब वहां पे कोई भी जाके, जैसे मैंने कहा कि मुझे रिलायंस का अगर बैलेंस शीट जानना हो, देखना हो कितना उसने टर्नओवर किया, तो मैं ऑनलाइन पे करके मैं आराम से रिलायंस का बैलेंस शीट देख सकता हूँ। तो उसका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो देखिए, प्राइवेसी आपकी कुछ रही नहीं। आपका कंपनी का जितना भी बिजनेस है, अगर आपका मान लीजिए आपकी कंपनी लॉस में है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चला आपकी कंपनी लॉस में, पर आप उस चीज को छुपा नहीं सकते हैं। अगर आप फाइल नहीं करेंगे, आप दोनों तरफ से मतलब आपको बर्डन होता है। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, अगर फाइल करेंगे तो लोग उसको व्यू कर लेंगे। तो एक तरह की प्राइवेसी को भी वो इम्पैक्ट करता है। लेकिन मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर प्राइवेसी को इम्पैक्ट करता है तो इसके फायदे नहीं है। फायदे मैंने देख लिए। लोग, अगर आप बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो वो पब्लिकली वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे पब्लिक डोमेन में जाके, तो आपको उसके फायदे भी हैं। अगर नुकसान है तो फायदे भी हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं। जैसे 1% कंपनी मैंने बताया, सेम प्रोसेस वैसे ही है। डिजिटल सिग्नेचर लेना है आपको, नेम के लिए आपको अप्लाई करना है, मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपने कंसल्टेंट या अपने कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेके ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर आपको आरओसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा कि आपकी कंपनी बन गई। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको स्पाइस प्लस फॉर्म भरने में आपको क्या क्या मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिन नंबर आपको मिलेगा दोनों डायरेक्टर को, पैन मिलेगा, टैन मिलेगा, ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ईएसआईसी मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा अगर आप महाराष्ट्र में है तो, बैंक अकाउंट ओपन करने का एक ऑप्शन मिलेगा, और आपको जीएसटीएन मिलेगा। डिस्कस। फिर मैं इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, जो कंप्लायंसेस होते हैं, आपको आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर आपको डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। सॉरी, वो मिस्टेक उसमें लिखा नहीं गया। आपको 30 दिन के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होता है। IC20 ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 180 दिन के अंदर आपको फाइल करना होता है। मिनिमम आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है, 4 से कम आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या बोलते हैं, अगर साल खत्म होने, अगर आपका 31 मार्च को साल खत्म है तो उसके 6 महीने के अंदर आपको एजीएम करना मैंडेटरी होता है। आपको एनुअल फाइलिंग करनी होती है, जिसमें OC4 है, MTT7 भी हम बोलते हैं, या आरओसी फाइलिंग होती है। ये सारी चीजें आपके लिए मैंडेटरी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। और अगर अगर कंप्लायंसेस होते हैं जो सरकार बीच बीच में देते रहती है, जैसे मान लिया DPT3 हो गया, MSME 1 हो गया, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो सरकार बीच बीच में लाते रहती है, वो आपको करना मैंडेटरी है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हम लोग एक इस सेमिनार के एंड में एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स मुझे बता सकते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन आंसर हैं। और अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम लोग वो बाद में उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे।
फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस मैंने बता दिए। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओपीसी मैंने नहीं बताया, कुछ मैंडेटरी रजिस्टर्स होते हैं जो आपको मेंटेन करने होते हैं। रजिस्टर ऑफ कंपनी हो गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, चार्जेस हो गया, रिन्यू जो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह रिन्यू वगैरह होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, ये कुछ 6-7 रजिस्टर होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं। ये आप लोग चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, बना चुके हैं, चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको, ये रजिस्टर्स आपके लिए रखना मैंडेटरी होता है। ये वही डॉक्यूमेंट्स वाली बात होगी, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले समझाया था कि आपको डायरेक्टर्स के लिए आपको क्या रखना है, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या रखना है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं अगर आप लोग नोट करना चाहें तो। बाकी पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था 1% कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट्स है। 1% कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगभग सेम ही होती है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ के लिए एनओसी है, रेंट एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म का ही एक रिप्लेस्ड वर्जन है ये पार्टनरशिप, लेकिन इसकी लायबिलिटी, इसके नाम से आप देख सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म तो है, लेकिन इसमें, सॉरी, जो पार्टनर्स, जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो एक लिमिट तक ही अ, रखी जाती है जितना वो पैसा लगाएंगे, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। अब हम बात करते हैं, जो एलएलपी है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 द्वारा गवर्न किया जाता है। डेफिनेशन क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। A limited liability partnership is a body corporate formed under the incorporated under this act and is a legal entity separate from the partners। मतलब एक कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक सेपरेट एंटिटी जो कि एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म जो अपने पार्टनर से सेपरेट होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसका डेफिनेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ एक सेपरेट होता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन को आप लोग समझ ही चुके होंगे कि अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस बंद नहीं होगा, दूसरा पार्टनर आप ऐड करके उस बिजनेस को चला सकते हैं। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कोई पार्टनर अगर चेंज हो जाता है तो उससे बिजनेस के राइट्स में, लायबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस हैं 1932 एक्ट के, वो इस पे अप्लाई नहीं होंगे। ये एक अलग एक्ट द्वारा गवर्न किया जाता है जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बोलते हैं। ये रहा डिफिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एलएलपी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझते हैं। एलएलपी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है आपके लिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के 2 पार्टनर मिनिमम होने चाहिए, कि 2 पार्टनर मिलके ही आप बिजनेस कर सकते हैं। आपके मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए हैं, उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं, जिसमें से मिनिमम एक जो है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मान लीजिए कोई कंपनी या दूसरी एलएलपी अगर किसी एलएलपी में पार्टनर बनना चाहती है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक ऑथराइज सिग्नेटरी, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है। ईच पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट द शेयर कैपिटल ऑफ द स्टिपुलेटेड मार्जिन एज एग्रीड अपॉन, मतलब जो आपके द्वारा जो डिसाइडेड किया गया है कि मैं अगर 10,000 रुपये दूंगा तो मुझे 10,000 ही देने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 10,000 सोचा है तो मैं 2,000 दे के सोच रहा हूँ कि मैं पार्टनर बन जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना आपने डिसाइड किया है आपको उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें पार्टनर बन सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर को एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो जब आप फॉर्म फाइल करेंगे, वो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा कि किस फॉर्म में कैसे फाइल करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके थ्रू फाइल करने के बाद, स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद आपको एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप एलएलपी के फायदे के बारे में। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। दो लोग जब कोलैबोरेट करते हैं, आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो एक एलएलपी बना सकते हैं। पार्टनर की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, आप लोग 100 लोग, 1,000 लोग, जितने भी लोग चाहें आप लोग मिलके एक एलएलपी बना सकते हैं। एलएलपी ऑफ ईच पार्ट, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है वहां तक ही आपकी लायबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं होती है। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है वो थोड़ी सी कम होती है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का प्रोसेस भी, मतलब आपको एक फॉर्म भरना है, ये नहीं कि आपको 4 फॉर्म भरने हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप एक फॉर्म भर के, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है
एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म 1, वो मैं आपको फिलिप फॉर्म बताऊंगा आगे। उसमें आप कर सकते हो, उसकी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी नहीं होती है, तो वो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है, ज़्यादा लीगल फ्रेमवर्क वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। वो मैंने बताया कि दे आर सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। उसमें कोई मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का क्लॉज नहीं होता है। आप लोग 2,000, 2,000, 1,000, 500 रुपए मिला के भी हम लोग एक एलएलपी बना सकते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक होता है कि आपको मिनिमम 1 लाख रुपए करके बनाना, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप लोग अगर हजार हजार रुपए भी आप कर रहे हैं तो आप लोग हजार हजार रुपए मिलके भी आप लोग इसमें करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी में भी फाइंड। देखिए, पहला पॉइंट ये कहना चाहता है कि कैपिटल रेस करना प्राइवेट कंपनीज से थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एलएलपी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज की तरह पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी ने शेयर लगा दिए तो वो उसको डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, इसमें उसको पार्टनर बनना ही पड़ेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे इकट्ठा करना एलएलपी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो शेयर इशू नहीं कर सकते। एलएलपी जो है वो इन्वेस्टर और कैपिटलिस्ट फंडिंग नहीं ले सकती हैं। ये इशू होता है इसमें कि मतलब वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकती है, इसमें एलएलपी एलिजिबल नहीं होती है इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। ये थे नुकसान थे। अब हम बात करते हैं कि एलएलपी को हम रजिस्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको हर एलएलपी 1% कंपनी इसमें यही प्रोसेस होता है कि आपको एक प्रपोज डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना है। उसके लिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के लिए। आपको एक mca.gov.in में रन के थ्रू एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, रिजर्व यूनिक नेम जिसको बोलते हैं। वहां पे जाके आपको अपना नेम अप्लाई करना पड़ेगा। एक 200 रुपए की नॉमिनल फीस पे होती है गवर्नमेंट की, वो आपको पे करके 24 से 72 घंटे के अंदर आपका नेम अप्रूव हो जाएगा। नेमिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं कि मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए किसी से, ये सारी चीजें वो आप पहले भी समझ चुके हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि आपको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है जिसको हम लोग फिलिप फॉर्म भी कहते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो आपको अपलोड करना है। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, वो फिलिप एप्लीकेशन के साथ पैन और टैन भी आपको साथ में मिलेगा डिन के साथ साथ। फिलिप को हम लोग बोलते हैं फॉर्म ऑफ फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके फिलिप फॉर्म को अपलोड करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी, आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट होके आ जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बताऊं फिर क्या होता है, आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट तो कर लिया, फिर आपको एक ड्राफ्ट एलएलपी एग्रीमेंट बनाना होता है। ड्राफ्ट एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है कि एक एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट होता है सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बीच में, जिसमें पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, क्या बिजनेस करेंगे। जैसे पार्टनरशिप डीड होता है वैसे ही एक एलएलपी एग्रीमेंट भी होता है। कुछ कंटेंट्स होते हैं, नेम एंड डिटेल्स लिखना है आपको, नेम ऑफ द लायबिलिटी फर्म लिखना है आपको, कितना कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं आप, मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आप किसी को एडमिट कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या है, एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द मतलब एलएलपी की लायबिलिटी किस एक्सटेंट तक है। फिर उसके बाद है कि जो आप मीटिंग्स वगैरह करेंगे उसका नोटिस वगैरह कैसे देंगे, कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, चेयरमैन कौन होगा, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी होती है। फिर क्या है कि मतलब इंटीग्रिटी और मतलब ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेशन, मिस एप्रीहेंशन रिप्रेजेंटेशन, मतलब कई ये सारे कुछ टर्म्स होते हैं कि मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो कौन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। मतलब आपस में क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्या काम करेंगे, मतलब किसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, वो इसमें डिसाइड करना होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होंगे, अगर वो कुछ रेमुनरेशन लेंगे तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। वो मैंने आपको पहले बताया अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन के क्या राइट्स वगैरह होंगे। फर्म और पार्टनर्स की बोरिंग पावर्स कितने होगी, पार्टनर्स फर्म से कितना पैसा ले सकते हैं, या फर्म जो है वो पार्टनर से या बाहर से कितना पैसा ले सकती है, उसकी बोरिंग पावर्स होंगी। ऑडिटर जो आपके होंगे वो आप कौन अपॉइंट करेगा, कौन किसको अपॉइंट करेंगे, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होगी, कैसे करेंगे, मतलब वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर फर्म के वाइंड अप को आपको लिखना होगा इसमें, फर्म फर्म कैसे वाइंड अप आप करेंगे, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। द बिजनेस इंसिडेंटली और एंसिलरी टू मेन द बिजनेस टू द मेन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, मतलब एलएलपी एग्रीमेंट के लास्ट पेज में आपको जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज है उससे एंसिलरी, मतलब उससे मिलता जुलता अगर और भी कोई उसके अलावा उससे उसके रेफरेंस का, जैसे मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या होगी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप उसका ट्रेडिंग भी करेंगे, वो एक तरह से उसका एंसिलरी ऑब्जेक्ट हो गया। ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है। फिर आता है मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय रेजोल्यूशन बाय ऑल द पार्टनर्स। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई मैटर आपको डिस्कस करना है, कोई कोई डिस्प्यूट हो गया आपस में, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसका क्या रेजोल्यूशन पास होगा, ये सारी चीजें आपको उसमें डिस्कस करनी है। तो कुछ कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए, आपको मैंने कंटेंट्स बता दिए क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फॉर्म कौन सा आपको सबमिट करना है, अब रजिस्टर कैसे करना है, मैं आप वो एलएलपी एग्रीमेंट को सिर्फ बनाने से नहीं होता, आपको उस एलएलपी एग्रीमेंट को ऑनलाइन फाइल भी करना होता है फॉर्म 3 में, कम जो कि आपको 30 डेज के अंदर, जिस दिन आपका इनिशियल एग्रीमेंट हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करते हैं तो हैवी पेनल्टीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो स्टैंप ड्यूटी होती है एलएलपी एग्रीमेंट की, वो स्टेट बाय स्टेट डिपेंड होती है। मतलब मान लीजिए अगर आप दिल्ली की बात करें तो 1 लाख के अंदर आपको 2,000 रुपये या 1,000 रुपये का स्टैम्प पेपर आपको, जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब आपने मान लीजिए 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो हर स्टेट का अलग अलग एक स्लैब बना हुआ है। वो भी मैं कभी फ्यूचर में किसी वेबिनार में आपको बता दूंगा कि कितना स्टैंप ड्यूटी किस स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। हमने बात कर ली क्या डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा कि एलएलपी रजिस्टर कैसे करें। एलएलपी रजिस्टर आपने कर ली, अब कंप्लायंसेस क्या होते हैं। एलएलपी के कंप्लायंसेस में दो फॉर्म फाइल होते हैं। फॉर्म 8 जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी भी कहते हैं, जिसमें हमें अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी किया है, बैलेंस शीट वगैरह उसमें फाइल करना होता है। जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीना मतलब सितंबर, सितंबर मतलब सितंबर से 30 दिन, मतलब 31 अक्टूबर तक हमें फाइल किया करना होता है। ये यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि एक्ट में ही ऐसा लिखा है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर आता है एनुअल रिटर्न जिसको हम लोग फॉर्म 11 भी कहते हैं। फॉर्म 11 में हम लोग फाइल करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमारे डायरेक्टर्स वगैरह में, जो भी पार्टनर्स वगैरह में, जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंज हुआ है उसको हम लोग एनुअल रिटर्न में फाइल करते हैं। एनुअल रिटर्न आपको 31 मार्च, मतलब क्लोजर ईयर के, जो आपका ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, उसके 30 डेज के अंदर आपको वो फाइल करना होता है। तो ये दो कंप्लायंसेस होते हैं। अब एलएलपी बना लिया आपने तो आपको ये दो कंप्लायंसेस करने मैंडेटरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलएलपी का ऑडिट हमें कब कराना होता है। एक सेक्शन है सेक्शन 34(4) जिसमें एलएलपी एक्ट में उसमें ये बताया गया है कि अगर आपका जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर का वो 40 लाख को इंक्रीज करता है, या फिर जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज्यादा होता है, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका 40 लाख के नीचे है, या फिर आपका जो टर्नओवर है, सॉरी टर्नओवर जो 40 लाख के नीचे है, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से नीचे है, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता। बाकी ऐसा कहीं लिखा नहीं कि मैंडेटरी नहीं है तो आप ऑडिट नहीं करा सकते, आप कराइए ऑडिट। अगर आपको कराना है कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन एलिजिबिलिटी, अगर कल को आप ऑडिट नहीं कराने तो लोग अगर बोलें कि आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया, तो आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई साहब मेरा टर्नओवर 40 लाख से नीचे था, कंट्रीब्यूशन भी मेरा 10 लाख था, तो मुझे ऑडिट कराने की जरूरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ऑडिट नहीं कराया। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। पैन कार्ड और आईडी प्रूफ पार्टनर्स का, पार्टनर्स का रेसिडेंस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। जो भी आप रजिस्टर एड्रेस रखना चाहते हैं जहां से आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो कॉर्पोरेट ऑफिस भी होता है, लेकिन आप वहीं वहीं से आप रजिस्टर करना चाहते हैं, मतलब आप जहाँ चाहते हैं आपका बिजनेस रजिस्टर हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके उस एड्रेस में आए, उसको हम लोग रजिस्टर ऑफिस बोलते हैं। तो उसके लिए आपको रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट देना है। अगर आपका लैंडलॉर्ड ने ले रखा, लैंडलॉर्ड से मतलब अगर आपने रेंट पे ले रखा तो आपको लैंडलॉर्ड से एनओसी लेना और रेंट एग्रीमेंट देना है। अगर आपका खुद का है तो आपको एक सेल एग्रीमेंट वगैरह देना है। आपको रिसेंट यूटिलिटी बिल देना। कोशिश ये करना है कि यूटिलिटी बिल 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 2 महीने से पुराना है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सके। डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते। तो ये थे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए एलएलपी बनाने के लिए। हमने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया, प्रोप्राइटरशिप के बारे में जान लिया, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जान लिया, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कैसे करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड 1% कंपनी एलएलपी। अब जो आगे क्या आ रहे हैं वो लेस, मतलब बहुत कम यूज होते हैं। जैसे ट्रस्ट है, मान लीजिए अगर आप कोई कोई लिटरेचर या कोई
चैरिटेबल एक्टिविटी, कोई मेडिकल सपोर्ट के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप वो ट्रस्ट बना के वो एक कर सकते हैं। ट्रस्ट को इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में गवर्न किया जाता है, जिसमें डेफिनेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रस्टर एंड ट्रस्टी टू होल्ड अ स्पेसिफिक बेनिफिट्स फॉर द बेनिफिशियरी। उसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है उसको हम लोग ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट में मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा स्पीड में इस स्लाइड को लेना चाहता हूँ क्योंकि ये लेस कॉमन यूज कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, ट्रस्टेशन का प्रोसेस है कि तीन लोग होते हैं, ट्रस्टर होता है, ट्रस्टी होता है, बेनिफिशियरी होता है। ट्रस्टी वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी देता है, ट्रस्टी वो होता है जो ट्रस्टर के बिहाफ में काम करता है, बेनिफिशियरी वो होता है जिनको ट्रस्ट से फायदा मिलता है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट। आप ट्रस्ट का आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन में फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जो नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज है, साइंस, एजुकेशन, बेटर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, ये सारी चीजों को ही ट्रस्ट में ही रजिस्टर किया जा सकता है। आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ये जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट, इन सबसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है वो आप ट्रस्ट के बिहाफ पे कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के, आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स है कि आप टैक्स का बेनिफिट ले, मैंने आपको पहले बता दिया। आपको इनकम टैक्स से अगर कोई बेनिफिट लेना है तो आप ट्रस्ट के थ्रू ले सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट वगैरह, आपको ग्रांट वगैरह लेना है तो वो आप ट्रस्ट के थ्रू ले सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या होता है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कि दो से एटलीस्ट दो लोग चाहिए ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। जो प्रोविजंस होते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा ट्रस्ट के रूल्स का। उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टीज डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, कोई नेगेटिव काम नहीं करना आपको। द ट्रस्टी मस्ट कंडक्ट द एक्टिविटीज इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। मतलब जिस चीज के लिए आपने ट्रस्ट बनाया आपको वही काम करना है। कुछ इधर उधर काम नहीं होता। आपने मान लीजिए एजुकेशन सोसाइटी के लिए किया तो आपको प्रॉफिटेबल काम नहीं करना है। ये कुछ सारी चीजें आप देख सकते हैं कि मतलब जो ट्रस्ट डीड है वो अच्छे से ड्राफ्ट होना चाहिए, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होने चाहिए। फिर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ट्रस्ट डीड चाहिए आपको रिस्पेक्टिव स्टैम्प वैल्यू के साथ। ट्रस्टी के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। जो भी इंडिविजुअल ट्रस्ट से एसोसिएटेड है उनके पैन कार्ड चाहिए। एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि पार्टनर्स का ऑथेंटिकेशन चाहिए, कि मतलब पार्टनर्स जो भी वो ऑथेंटिकेट करते हैं उनके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, सेल्फ अटेस्ट कर दें। जिस प्रोमाइसेस में आप ट्रस्ट को रजिस्टर करें वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। एड्रेस प्रूफ और यूटिलिटी बिल चाहिए। 12A और 80G का एक सर्टिफिकेशन अगर आपको लेना है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको एक ट्रस्ट डीड बना के अपने लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस के पास उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपको एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस आपको एक ट्रस्ट रजिस्टर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को वो ओके मानता है, सब कुछ ठीक है, आपने सारे डॉक्यूमेंट सही दिए, वो सेटिस्फाई होता है, तो वो आपको एक ट्रस्ट सर्टिफिकेशन इशू करेगा। आप वो सर्टिफिकेट लीजिए, फिर उसके बाद अपना एक पैन कार्ड नंबर लीजिए, अपना बैंक अकाउंट ओपन करिए। अगर आप टैक्स का एग्जाम्पशन चाहते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाकर 80G और 12A का आप एग्जाम्पशन का एक एप्लीकेशन फाइल करिए। फिर आप आराम से ट्रस्ट के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। जो भी और भी एडिशनल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो डिपेंड करता है स्टेट बाय स्टेट, कि आप उसमें फॉर्मेलिटीज आपको क्या क्या चाहिए। वो आप अपने इस लोकल रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट में जाएंगे, तो वो आपको अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक प्रोसेस होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, कि आपको इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही आपको ट्रस्ट को चलाना है। ये बात होगी ट्रस्ट की। अब नेक्स्ट आता है सोसाइटी। थोड़ा सा हम लोग इसको स्लो फास्ट लेके चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, हमें क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लेना है। सोसाइटी भी ट्रस्ट की तरह ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है इसमें। मतलब ये एक दो चीजें याद रखनी है कि ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए मेंबर का। मिनिमम आपको 7 लोग चाहिए एक सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए। सोसाइटी जैसे आप एजुकेशनल सोसाइटी होती है, और ये जो हमारी जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उनमें सोसाइटीज होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, रजिस्ट्रार, सॉरी, ट्रेजरार होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, मैनेजिंग कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। तो ये सारे कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो सोसाइटी के होते हैं। उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ये सारे डिटेल्स लेके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी ट्रस्ट में मैंने बताया वो सब आपको लेके रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में सबमिट करना है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज आपको की एप्लीकेशन को, एटलीस्ट वो जो आपका एप्लीकेशन है वो 7 लोगों द्वारा साइन होना चाहिए। अगर आप उसको साइन करवा के सबमिट करते, एक प्रिस्क्राइब्ड फीस होता है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के सामने आपको पे करना है। अगर वो वेरीफाई हो गए डॉक्यूमेंट्स, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेंगे। फिर जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन आपका इशू हो जाता है तो आपका जो सोसाइटी है वो
एक लीगल एंटिटी बन जाता है, आप सोसाइटी के थ्रू अपना काम कर सकते हैं, जो भी आपको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन रखे थे। कुछ एडवांटेजेस है वो, जैसे ट्रस्ट के आप रजिस्टर्ड होंगे तो एक मतलब अगर कोई आपको कहीं से डिमांड है, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, एनजीओ वगैरह की फंडिंग ले सकते हैं। बैंक से अगर आप चाहें तो आप फंडिंग ले सकते हैं, ग्रांट्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है उसके थ्रू आप ग्रांट ले सकते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लिमिटेशंस होती है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ फंड नहीं ले सकते, वेंचर कैपिटल वगैरह को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं, आप कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो है वो एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है। इसलिए आप सोसाइटी के थ्रू कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकते हैं। यही एक रिस्ट्रिक्शन होता है। जो सोसाइटीज की जो एक्टिविटीज होती हैं वो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती हैं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सोसाइटी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अब हमने बात किया, अब कुछ और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको ब्रीफ में ऐसे बता देता हूँ, ज्यादा लंबा इस सेमिनार को मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होता है, वो पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हैं, उनके पर्सनल एसेट्स रिस्क में नहीं आएंगे, नॉर्मली होता है वो इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। वो मतलब मिनिमम आपको 7 लोग चाहिए, 3 डायरेक्टर, 7 लोग एटलीस्ट चाहिए शेयर होल्डर्स की आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एटलीस्ट 8 डायरेक्टर रेसिडेंट ही होना चाहिए। फिर आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक सोसाइटी और एनजीओ की तरह ही होता है, नॉट प्रॉफिट होता है, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज होता है। उसके लिए हम नॉट प्रॉफिट एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं। सेक्शन 8 एक क्लॉज रखा गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, अगर आप मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो सेक्शन 8 कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सोसाइटी और एनजीओ की तरह और ट्रस्ट की तरह ही होता है, पर बात यह है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होता है। जो और जो कंपनी, जो सेक्शन 8 कंपनी है, जनरली उनके नाम फाउंडेशन, एसोसिएशन, सोसाइटी, काउंसिल, क्लब, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, चैम्बर, इन नाम से स्टार्ट होते हैं या इन नाम पे एंड होते हैं। फिर प्रोड्यूसर निधि कंपनी होता है कि कुछ 8-10 लोग आपस में मिलकर एक निधि कंपनी बना लेते हैं, अपने पैसे लगा के आपस में अपनी सोसाइटी की इशू सेविंग्स को लगा के अपने आपस के बेनिफिट के लिए निधि कंपनी बना लेते हैं। तो उस कंपनी के लास्ट में निधि लिमिटेड लिखना जरूरी होता है, उसमें भी आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर और 7 मेंबर जरूरी है। उसी तरह प्रोड्यूसर कंपनी होता है। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है, वो फार्मर्स, आर्टिसंस, इंडिविजुअल्स, कई सारे जो ग्रुप होते हैं उनको मिला के उनके ग्रोथ के लिए, उनके उनको म्यूचुअल असिस्टेंट वगैरह फैसिलिटेट करने के लिए जो कंपनी बनाई जाती है उनको प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। तो लास्ट के जो 4 कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताए, लास्ट के जो 4 कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि लिमिटेड कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, ये कुछ लेस कॉमन यूज करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन है। इनको बहुत कम लोग रजिस्टर करते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज करने वाले थे वो मैंने आपको पहले बता दी, जिसमें प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप फर्म था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी और एलएलपी। ट्रस्ट और सोसाइटी भी बहुत कम लोग रजिस्टर करते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना है, पार्टनरशिप रजिस्टर करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, 1% कंपनी करना है और एलएलपी करना है। तो मेरा तो यहीं पे एंड होता है। अब अगर अगर आप चाहें तो अपने हैंड्स रेज करके क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं चैट में पढ़ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस इसमें चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप रेज हैंड करना चाहें तो रेज हैंड करके भी हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। मैं जान थोड़ा सा लॉन्ग हो गया पीपीटी, पर ठीक है, काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। इसमें प्रवीण जी मेरे से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ नॉमिनी इन अ बैंक ऑफ प्रोप्राइटर फर्म। देखिए, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप नॉमिनी अगर रखते हैं तो उससे फायदा यही होता है कि मतलब कल को आपको कुछ हो जाता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे वगैरह हैं तो वो नॉमिनी उस पैसे को इजीली निकाल सकता है। अगर कोई नॉमिनी नहीं आपने रखा अकाउंट में तो वो पैसे को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को, नॉर्मल भी बैंक अकाउंट है आपका तो आप उसको नॉमिनी आपको रखना उसमें मैंडेटरी होता है। थॉमस जी मेरे से ये पूछ रहे, कैन ओपीसी बी कन्वर्टेड टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हाँ, यस, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि अगर आपका टर्न पेड अप कैपिटल 50 lakhs और टर्नओवर अगर 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसको कन्वर्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड विल बी कंसिस्टेड ऑफ whom। दिनेश जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी बोर्ड की मैं बात करूं तो बोर्ड में आपके डायरेक्टर्स होते हैं। जो बोर्ड होता है उसको डायरेक्ट, राजीव जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दें। बोर्ड विल बी कंसिडर्ड बाय, मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं वही बोर्ड होते हैं। मतलब मान लीजिए तीन लोग हैं हम डायरेक्टर, तो हम तीन लोग मिलके एक बोर्ड कंस्टिट्यूट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं। फिर शेखर जी का क्वेश्चन है कि हम लोग पांच लोग मिलकर टूरिज्म सेक्टर में बोटिंग और रेस्टोरेंट का काम शुरू करना चाहते हैं, कैसे शुरू करना बेहतर होगा, पार्टनरशिप या कंपनी। देखिए सर, मैंने आपको बताया, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो देखिए पार्टनरशिप फर्म के कुछ कंप्लायंसेस भी होते हैं। अगर आप लेस कंप्लायंसेस करना चाहते हैं तो ठीक है, आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर लीजिए। कल को अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्टर्स लाएं, तो आप, मेरा यही सजेशन है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करवा लीजिए। प्रवीण जी कह रहे देयर आर फ्यू थिंग्स आई नीड गाइडेंस ऑन। ठीक है प्रवीण जी, मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा इस वेबिनार के बाद। हम लोग जरूर बात करेंगे कि आप लोग कैसे, अ, हम लोग कैसे आपको गाइड कर सकते हैं इन चीज के लिए। राजनीत जी कह रहे 3 ईयर एलिजिबल कंपनी कांट इशू आईपीओ। सर देखिए, आईपीओ इशू करने के लिए आपको पब्लिकली, अगर आप शेयर इशू करना चाहते हैं तो आपका पब्लिक कंपनी होना मैंडेटरी होता है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, वुड इट पॉसिबल, ओके, व्हाट शुड वी डू इफ वी नीड टू इन्वॉल्व अ फॉरेन डायरेक्टर और जेवी। अगर आपको फॉरेन डायरेक्टर को आप अपॉइंट करना है तो सर देखिए, आप फॉरेन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आपको उनका पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वो फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसमें DI-212 एक फॉर्म होता है डायरेक्टर एप्लीकेशन का, उसमें आप फॉरेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था। हाउ कैन आई शो प्राइवेट फंडिंग इन अ प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज अ पेपर वर्क इन्वॉल्व। देखिए, प्राइवेट फंडिंग का क्या होता है सर, देखिए आपका, अगर आप किसी को प्राइवेट फंडिंग लेना चाहते हैं तो आपका ना शेयर्स का वैल्यूएशन होता है। प्राइवेट फंडिंग देखिए, फंडिंग दो तरह का होता है। आप बैंक से फंडिंग लेना चाहते हैं कि शेयर से, इक्विटी से लेना चाहते हैं। अगर आप इक्विटी फंडिंग लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके कंपनी का वैल्यूएशन होगा, जो भी आपके लोकल कंसल्टेंट या जो भी कंसल्टेंट या वैल्यूएशन होंगे, जो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह होंगे, वो आपका वैल्यूएशन करेंगे। फिर जो भी आपका शेयर्स का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज ऑफर कर सकते हैं। उससे कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, शेयर ट्रांसफर के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको फाइल करने हैं। उसके बाद आपको, हाउ कैन आई ओपन ब्रांच ओवरसीज ऑफ एन इंडियन कंपनी। ओवरसीज ओपन करने के लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप वहाँ पे जिसको ओवरसीज, पहले आपको वहाँ लोकल लॉ आपको देखना होगा कि लोकली जो कंपनी आप ओपन कर सकते हैं वहाँ का लोकल लॉ क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपनी वहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके वहाँ पे, वहाँ का जो डायरेक्टर होगा उसका 51% शेयर होल्डिंग होगा, तभी आप एक ओवरसीज ब्रांच ओपन कर सकते हैं। वेदर पार्टनरशिप फर्म कैन बी फर्दर इनकॉर्पोरेटेड एज एलएलपी। हाँ ठीक है, हाँ आप कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में इनकॉर्पोरेट। वो फॉर्म होता है कन्वर्जन का, आप उस फॉर्म को अगर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करके आप करेंगे तो वो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। कैन वी कन्वर्ट प्रोप्राइटरशिप इनटू आप ओपीसी। हाँ ठीक है, आप, हाँ आप कर सकते हैं ओपीसी में। अगर मान लीजिए आपके आपका काफी पुराना ओपीसी है, आप चाहते हैं कि आप उस बिजनेस को, आप ओपीसी एक नया बना के उसमें उसको टेक ओवर भी कर सकते हैं। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आप अपना बनाएंगे उसमें आप अपना एक क्लॉज डाल दीजिए कि हाँ मैं इस ओपीसी को, अपनी इस ओपीसी को टेक ओवर करना चाहता हूँ। तो ये इजीली है, उसमें कोई इशू, नॉर्मल आप ओपीसी बनाइए, उसमें लिख दीजिए कि हम ओपीसी को अपने टेक ओवर करना चाहते हैं, तो आप उसमें इजीली आप टेक ओवर कर सकते हैं। इन केस ऑफ ओपीसी बोर्ड इज कंसिस्टेड ऑफ होम। सर देखिए, बोर्ड को मैंने फिर बार बार मैंने अभी बताया कि जो डायरेक्टर होता है सर वो ही बोर्ड होता है। डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड, अगर सिंगल डायरेक्टर है तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माना जाएगा सर। सुदीप जी कह रहे कि आई वांट टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, सो विच कंपनी कुड बी बेस्ट फॉर मी। अगर आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट 1% कंपनी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। शंकर जी कह रहे वेदर पार्टनरशिप फर्म कैन टेक लोन्स फ्रॉम द पर्संस एंड कंपनीज। जी, पार्टनरशिप फर्म लोन्स ले सकते हैं, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं। आप उसको लोन के फॉर्म में ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में आप उसको नहीं ले सकते हैं।
राजीव जी मेरे से पूछना चाहते हैं कि एमएसएमई को सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग को ऑनलाइन बिजनेस करना है तो कौन से टाइप ऑफ बनाना पार्टनरशिप कंपनी बनाना चाहिए फॉर लो बजट। देखिए, अगर आपको सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को ऑनलाइन बिजनेस करना है, देखिए, आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो आप करते हैं, सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब दो तरह का आप मैन्युफैक्चरिंग एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी आइटम को तो आप उसी का सर्विस प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप माइक्रो हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप से भी स्टार्ट करिए। अगर आप लो बजट में करना चाहते हैं तो आप अकेले तो आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप उसको स्टार्ट करिए, आप इजीली करिए। कल को अगर किसी एक लेवल तक जाके अगर आपका बिजनेस ऊपर होता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है कन्वर्जन का, ओपीसी को कन्वर्ट करने के लिए। मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर और किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। कैन शंकर जी पूछ रहे, कैन ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप लोन्स एंड सब्सिडीज? हाँ सर, ट्रेडर भी एमएसएमईज को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए ही गवर्नमेंट ने अब एमएसएमईज उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये नहीं था, जो 45 46 47 ये कोड था, इसमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो हाँ आप एलिजिबल हैं स्टार्टअप लोन्स लेने के लिए। राजीव जी कह रहे प्रोप्राइटर हूँ बट पार्टनर की भी जरूरत है। देखो सर, अगर आपको पार्टनर की जरूरत है तो आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहिए, फिर आप प्रोप्राइटर नहीं रह जाएंगे सर। राजीव जी पूछ रहे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लोन्स कैसे मिलेगा। देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लोन के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लोन के लिए आपको, देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कैसे मिलेगा उसके लिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि मैं एक नेक्स्ट वेबिनार जरूर रखना चाहता हूँ कि जिसमें मैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किनको मिलता है, उस बारे में जरूर बताऊंगा। तो मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए आपके पास स्टार्टअप इंडिया मतलब डीपीआईआईटी का रिकॉग्निशन होना जरूरी होता है। अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में गवर्नमेंट आपको 20 लाख तक का ग्रांट और 50 लाख तक का कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब 70 लाख तक का सीड फंड आपको गवर्नमेंट देती है। हम लोग जल्दी स्टार्टअप इंडिया पे एक नया वेबिनार जल्दी अनाउंस करेंगे। कोशिश करता हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके तो आपके स्टार्टअप से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज में सॉल्व करूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा, मैंने आप सबके क्वेश्चंस को सही से आंसर दिया होगा। आपको मेरे साथ ये वेबिनार अटेंड करने में अच्छा लगा होगा। ग्रांट करने के लिए सर मैंने आपको कहा ना कि हम लोग नेक्स्ट टीम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। मेरा वेबिनार आप लोगों को पसंद आया। उद्यमिता हेल्पलाइन से जुड़े रहिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।